वेतन आयोग के जरिए लाखों केंद्रीय कर्मचारियों की पेंशन व्यवस्था पूरी तरह बदल सकती है। क्या एनपीएस और यूपीएस को खत्म कर फिर से पुरानी पेंशन योजना यानी ओपीएस लागू करने की तैयारी शुरू हो गई? हम ये सवाल इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि कर्मचारियों के सबसे बड़े संगठन यानी एनसीजेसीएम ने अब सरकार के सामने ऐसी मांग रख दी है कि जिसमें सिर्फ ओपीएस की बहाली ही नहीं बल्कि जीपीएफ पर ईपीएफ के बराबर ब्याज, 10 लाख रुपए का इंश्योरेंस कवर और एनपीएस कर्मचारियों को जीपीएफ का जो है विकल्प यानी ऑप्शन देने जैसी बड़ी सिफारिशें जो है शामिल हैं। आखिर कर्मचारियों ने ये मांगे क्यों उठाई, सरकार के सामने क्या क्या प्रस्ताव रखे गए हैं और इससे जो है करोड़ों सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स पर क्या असर पड़ सकता है, पूरे मामले को समझने की कोशिश करेंगे। नमस्कार दोस्तों, 8वें वेतन आयोग से पहले कर्मचारी संगठनों ने बड़ी मांग यहाँ पर करी है, जिसमें दोस्तों जो पेंशन है, पेंशन को लेकर दोस्तों जो कर्मचारी संगठन है वो यहाँ पर ज़्यादा जोर दे रहे हैं कि पेंशन यहाँ पर दी जाए। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं मनी सेंट्रल की रिपोर्ट, क्या कुछ यहाँ पर अपडेट है, क्या कुछ बातें यहाँ पर हुई है एनसीजेसीएम की। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो में। जो लेटेस्ट ये खबर ये आ रही है सर कि जो एनसीजेसीएम ने उन्होंने मेमोरेंडम में ये बातें कही हैं कि जो है ओपीएस वाली जो डिमांड है उसको बड़ी प्रमुखता से उठाया है सर। इसके अलावा वही दिक्कतें आ रही हैं कि एनपीएस और यूपीएस को जो है ख़त्म कीजिए। जो पहला हम लोग जो पुराना जो हम लोग कथन सुनते आते थे कि नो एनपीएस नो यूपीएस ओनली जो है ओपीएस। इस मामले को और बेहतर तरीके से आपसे समझने की कोशिश करेंगे। क्या है ये नया मामला सर? नहीं, देखिए, जो एनसीजेसीएम के स्टाफ साइड है उसने जो 8th पे कमीशन से मांग की है बड़ी, उसमें जाहिर तौर पर जो आप बता रहे हैं कि साहब पुरानी पेंशन व्यवस्था की बहाली की जाए और एनपीएस और यूपीएस दोनों को रोल बैक किया जाए, वापस किया जाए। लेकिन उन्होंने एक इसमें बड़ी महत्वपूर्ण बात कही है और वो ये कहा है कि जब तक जो ओपीएस की बहाली नहीं होती और या जो एनपीएस और यूपीएस को वापस नहीं लिया जाता, उतने पीरियड के लिए आप जो है वो जीपीएफ की या जो जनरल प्रोविडेंट फंड है उसको यहाँ पर लागू कर सकते हैं। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए जी उसे लागू किया जाना चाहिए। ओके। इसकी डिमांड की है। दूसरी चीज़ उन्होंने ये कहा है कि जब आप जीपीएफ को लागू करेंगे तो इस पर जिस तरह से ईपीएफ में आप ब्याज देते हैं वो आप यहाँ पर ब्याज देंगे और इसमें जो डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस जो स्कीम है जी डीएलआईएस जिसको बोलते हैं, उसका दायरा बढ़ाने की विशाल बात कही गई है। यानी जो बीमा का कवर है जो उसको 10 लाख तक करने की बात कही जा रही है सर। और सर जो ईपीएफ वाला एंगल आ रहा है इस कहानी में सर, तो जो अभी मैं अगर सही हूँ तो मुझे आपका बताइएगा 8.25 के आसपास जो अभी ब्याज मिल रही है सर, तो कह रहे हैं कि जीपीएफ पर भी जो है 8.25% का ब्याज मिले, यही बात आ रही है ना सर? बिल्कुल एग्जैक्टली। तो चलिए, तो अभी जिस तरह से इन्फ्लेशन को लेकर और जिस तरह से रेट कट का एक जो साइकिल देखने को मिल रहा है, और आप बेहतर मनी सेंटर में बताते भी हैं सर कि इनवर्ट साइकिल हो गया, यानी निचले स्तर पर जो है पहुंचता हुआ जा रहा है, घटते हुए क्रम में जो है तब समझिए कि 10% 12% मिला करता था, वो अब घटकर है जो 7% 6% के आसपास मिल रहा है। तो अभी मांग ये की जा रही है कि जो है 2% का अधिक जो है मुझे जो है बढ़ोतरी। देखिए, 2004 तक 1 जनवरी 2004 से पहले जितने कर्मचारी नियुक्त हुए या जो पुरानी पेंशन का लाभ ले रहे हैं, क्योंकि 1 जनवरी 2004 से सबको एनपीएस में डाल दिया गया, उनको दरअसल जीपीएफ का फ़ायदा मिलता है जो एक कॉन्ट्रीब्यूटरी स्कीम है। ठीक है। जिस तरह से आपका हमारा या जो प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारी हैं उनका पीएफ कटता है, उसी तरह से आपका जीपीएफ में एक कटौती होती है। आपकी जो बेसिक सैलरी है उसके हिसाब से, मान लीजिए 60,000 आपकी बेसिक सैलरी है तो उसका अगर आप 10% मान लिए तो 6,000 रुपये के आसपास जीपीएफ कटता है। अब जिस तरह से आपका पीएफ का पैसा एक्यूमुलेट होता है और उस पर 8.25% का भी कि अगर हिसाब से देखें तो ब्याज मिलता है, उसी तरह से यहाँ भी क्वार्टरली या एनुअल बेसिस पर आपका जो इंटरेस्ट है वो मिलता है। इनका ये कहना है कि इस इंटरेस्ट को आपका जो है वो पीएफ का इंटरेस्ट की तरह से रखा जाए। जब तक आप पुरानी पेंशन को नहीं लेकर आते तब तक जो 2004 से बाद के जितने कर्मचारी अपॉइंट हुए हैं उनका कॉन्ट्रीब्यूटरी बेसिस पर आप जीपीएफ काटना शुरू कीजिए। जब आप पुरानी पेंशन ले आए तो पुरानी पेंशन की व्यवस्था चालू हो जाए। ये जो पैसा है ये पूरा का पूरा पैसा आपके रिटायरमेंट में मिल जाता है, ठीक उसी तरह जैसे पीएफ का पैसा मिलता है जी। प्लस इसमें जो डिपॉजिट लिंक्ड जो इंश्योरेंस स्कीम है डीएलआईएस है जी, वो आपकी ईडीएलआई जिस तरह का पीएफ के साथ एक मिलता है बीमा कवर,
उस तरह का कवर है जिसकी लिमिट अभी असल में 60,000 रुपये है विशाल। ओके, उसको 10 लाख करने इसको के बाद बढ़ाकर 10 लाख रुपए करने की बात करें कि कहा जा रहा है कि साहब ये जो रकम तय की गई थी इंश्योरेंस की, वो बहुत पुराने टाइम पे तय की गई थी और उसके बाद से अब तक दुनिया भर के बदलाव आ गए हैं, इन्फ्लेशन आया है। तो इस रकम को, और ये रकम आपको तब मिलती है जो अतिरिक्त रकम है आपकी जीपीएफ के अलावा आपको मिलेगी जी। ये रकम आपको तब मिलती है, मान लीजिए आप जो है ड्यूटी के दौरान आपकी या कार्यरत हैं आप, तब आपकी जी। मृत्यु हो गई ओके। किसी कर्मचारी की। ओके। तो अब उस कर्मचारी को एक तो ये आपका जो जीपीएफ का पैसा है वो मिलेगा, प्लस उसके साथ ये इंश्योरेंस मिलेगा। तो पहले अभी जो 60,000 रुपये है उसको दरअसल वो कह रहे हैं कि आप साहब चूंकि इतना खर्च पड़ गए हैं, तमाम चीज़ें हैं, तो उसको बढ़ाकर 10 लाख रुपए किया। अच्छा सर, ये जो एक और प्रमुख मांग है कि एनपीएस और यूपीएस को हटाने की मांग की जा रही है, इसके पीछे क्या तर्क है सर? वही सेम है नहीं, जो मार्केट लिंक्ड है? बिल्कुल मार्केट लिंक्ड है, और एक तरह से पूरी सिक्योरिटी नहीं देता। मार्केट लिंक्ड है तो रिटर्न की गारंटी नहीं है, पक्की पेंशन मिलने की गारंटी नहीं है। यूपीएस भी आई तो उसको लेकर एनसीजेसीएम का कहना है कि साहब जो 26-27 लाख एनपीएस के एम्प्लॉयज़ हैं, उनमें से सिर्फ और सिर्फ 1,22,000 के आसपास लोगों ने इसको ऑप्ट किया, यूपीएस को ना। बिल्कुल। तो अब इससे ये पता चलता है कि इस स्कीम के को लेकर उत्साह जो है वो बिल्कुल नहीं है। लेकिन सर, स्टाफ साइड ने अपने ज्ञापन में जो है सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया है सर। उसमें उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट पहले ही कह चुका है कि पेंशन जो है कर्मचारी का अधिकार है, यानी राइट टू प्रॉपर्टी है, इसलिए जो है डिफाइंड पेंशन स्कीम को हटाकर डिफाइंड कंट्रीब्यूशन स्कीम एनपीएस लागू करना उचित नहीं है। ये तर्क कितना जायज़ है सर? और इसके बाद मेरा अगला प्रश्न भी आएगा जो कल हम लोगों ने मनी सेंट्रल में डिस्कस किया था, जो मनजीत सिंह पटेल साहब ने जो बात कही थी कि 2.1 फिटमेंट फैक्टर की ही जो है आप उम्मीद करिए, क्योंकि जिस तरह से जो है हवाई बातें करने में कोई फ़ायदा तो है नहीं कि 4 मिलेगा या 3.8 मिलेगा। लेकिन वो जब बात आ गई थी तो मैंने आपसे प्रश्न पूछा था कि जब भाई फिटमेंट फैक्टर ही जो है सीधे 4 से 2 पर आ गया, तो व्हाट अबाउट ओपीएस को लेकर? तो इन दोनों सवालों को जो है जोड़कर आप समझाइएगा। नहीं, देखिए, जो डिफाइंड और नॉन कंट्रीब्यूटरी पेंशन की जो डिमांड की गई है कि साहब पहले जो आपका 2004 से पहले जो सरकार देती थी कि एक तयशुदा पेंशन थी, एक चीज़ जो डिफाइंड है, दूसरी नॉन कंट्रीब्यूटरी थी जिसमें एम्प्लॉय का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था, सरकार अपने खजाने से आपको पेंशन देती थी। उसको बदलकर एनपीएस जब आया तो एक तो वो डिफाइंड नहीं रहा कि एग्जैक्टली कितनी आपको पेंशन मिलेगी, दूसरी चीज़ ये हो गई कि जो नॉन कंट्रीब्यूटरी जो नेचर था आपकी पेंशन के लिए आपका कॉर्पस का, वो अब दरअसल कंट्रीब्यूटरी कर दिया गया। तो इसको लेकर अब जो है वो डिमांड, और देखिए ये लंबे वक्त से डिमांड चली आ रही है कि साहब जो आपकी लास्ट ड्रॉन सैलरी है, और उसमें भी तमाम जो अलग अलग संगठन हैं, हम लोगों ने याद आपको होगा एक बार मनी सेंट्रल में डिस्कस किया था 2000 पेंशन मिल रहा है, 67% का आपको जी पेंशन को लेकर मिलना चाहिए। लास्ट सैलरी का 50 नहीं, उसको 67% के आसपास। हाँ, तो 67% आप पेंशन यहाँ पर दें, इस तरह की भी डिमांड है। तो दो तरीके की चीज़ें हैं। एक तो जो बड़ा आर्गुमेंट है वो ये है कि साहब एम्प्लॉई का कोई भी पैसा न ले सरकार किसी भी तरह का। दूसरी चीज़ ये है कि आप सरकार पक्की पेंशन दे, डिफाइंड पेंशन दे कि साहब आप जब रिटायर होंगे तो आपकी जो लास्ट ड्रॉन सैलरी रही है साल भर का या 10 महीने का आपका जो औसत वेतन है उसका कम से कम 50% दे, या फिर उससे ज़्यादा की भी डिमांड की। चलिए, तो साथियों आपको क्या लगता है 8वें वेतन आयोग में क्या क्या बदलाव यहाँ पर हो सकते हैं? क्या यहाँ पर जो पुरानी पेंशन है वो बहाली होगी? आपकी जो राय है वो ज़रूर जानना चाहेंगे, तो कमेंट बॉक्स में दोस्तों ज़रूर बताइए कि क्या कुछ यहाँ पर हो सकता है, फिटमेंट फैक्टर कितना यहाँ पर रह सकता है। बाकी साथियों 8वें वेतन आयोग के अपडेट्स पाने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए एम्प्लॉयज़ की पाठशाला। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।